आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो देखिए, सीएम योगी के हुंकार ने दिल्ली को सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। तो दिल्ली के सियासी तापमान को बढ़ाते हुए सीएम योगी ने दिल्ली में किराड़ी, करोल बाग के बाद जनकपुरी में जनसभाओं को संबोधित किया। दिल्ली के दंगल में ब्रांड योगी की एंट्री से यूपी के तेवर और कलेवर देखने को मिले। बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या के साथ ही बटोगे तो कटोगे से दिल्ली का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। सीएम योगी ने पहली जनसभा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बजरंग शुक्ला, तो दूसरी करोल बाग से दुष्यंत गौतम के लिए और तीसरी जनसभा जनकपुरी से प्रत्याशी आशीष सूद के पक्ष में की है। तो तीनों ही रैलियों में योगी के निशाने पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहे। तो वहीं सीएम योगी ने बिजली, सड़क, पानी से लेकर साफ सफाई पर दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है। और ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के दंगल में एक बार फिर से हुंकार भर ली है। तो मुख्यमंत्री योगी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। उन्होंने 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे कराए। इसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों एवं पार्षदों की संलिप्तता आई थी। शाहीन बाग में भी इन्होंने दंगा कराया। सीएम ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार कार्ड बनाने की मशीन है। इसके जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बांटे जाते हैं और इन लोगों ने हर महत्वपूर्ण स्थलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है। तो सीएम योगी ने आगे कहा कि 10 सालों में दिल्ली में कोई भी निवेश नहीं हुआ है। बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है। जिस दिल्ली को विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केवल प्रलोभन के झूठे वादे करते हुए इन्होंने यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त किया है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। याद करिए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते। झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं। ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। तो सुना आपने, सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने केजरीवाल सरकार को और भी कई अन्य मुद्दों पर आड़े हाथों लिया, फिर वो चाहे यमुना में डुबकी का मुद्दा हो या फिर शाहीन बाग का दंगा हो। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर
उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव ने सीएम योगी ने हुंकार भर ली है और इस बार इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, सीएम योगी ने कल 3 चुनावी रैलियां की, प्रचार प्रसार किया और एक के बाद एक जमकर नारेबाजी की, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे सीएम योगी कल जमकर बोले। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर कहीं ना कहीं एक बौखलाहट देखने को मिली, क्योंकि उसके बाद उन्होंने हर एक हमले का जवाब दिया है। मोहित, देखिए राधा, आपको बताना चाहूंगा कि बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, सीवर सफाई, सब मुद्दों पर मिलकर योगी जी ने की खिंचाई, हम ये कह सकते हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ 4 दिनों में 14 धुआंधार रैली करने वाले हैं। आप एक बात समझिए, चाहे वो सीलमपुर की बात हो, गोंडा की बात हो या फिर मुस्तफाबाद की बात हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि आप समझिए ये ऐसे इलाके हैं जहां से बीजेपी का स्ट्राइक रेट कोई ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ के नारे की जैसे ही एंट्री हुई, आप समझिए कि पहले योगी आदित्यनाथ की एंट्री, और जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो सबने ये उम्मीद लगा ली कि साहब जो नारे महाराष्ट्र में कमाल कर गए वो दिल्ली में भी धमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे सुपर हिट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने यमुना की सफाई का जिक्र हो, चाहे वो फिर दिल्ली दंगों का जिक्र हो, चाहे वो फर्जी रोहिंग्याओं को बसाने का जिक्र हो, आधार कार्ड बनाने का जिक्र हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। अब आप एक बात समझिए, योगी जी की स्ट्राइक रेट पर चलते हैं राधा और सीधे सीधे वहीं पर नजर डालते हैं। आप एक बात समझिए कि झारखंड के अंदर, मैं झारखंड का जिक्र कर रहा हूं, झारखंड के अंदर योगी आदित्य ने 14 रैलियां की, जिसमें से आप समझिए कि 9 पर झारखंड के अंदर बीजेपी को जीत हासिल की, जीत मिली, तो मतलब 64% का वहां पर स्ट्राइक रेट रहा। माफ कीजिएगा, ये मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं। हरियाणा में 14 में से 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की थी वहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी कि 64% का स्ट्राइक रेट रहा। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की, 12 जनसभाएं की, जिसमें से 11 में बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी कि स्ट्राइक रेट निकलता है 92% का, 92% का। तो चाहे आप हरियाणा का जिक्र कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, इसी तरीके से झारखंड में भी जब बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को रैली करने के लिए भेजा, तो वहां पर भी 6 विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल करके दिलाई। तो आप एक बात समझिए, हरियाणा में 64% का स्ट्राइक रेट है, महाराष्ट्र में 92% का स्ट्राइक रेट है। आप समझिए जहां जहां योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है वहां वहां उनके नारों की, उनके जो चुनावी उनके नारे हैं उसकी बदौलत बीजेपी को काफी सफलता मिल रही है। यही वजह है कि एक ऐसे उन्होंने बैट्समैन को भेजा है जो हिटर है, हम ये कह सकते हैं कि राजनीति का सहवाग उनको कह सकते हैं, राजनीति का सचिन उनको कह सकते हैं। अब वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इस समय डिमांड पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, योगी आदित्यनाथ फुल डिमांड पर हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, दोनों जगह यही देखा गया कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को उतारा, तो पूरा सपोर्ट उनका देखने को मिला है और कहीं ना कहीं जो वोट है बीजेपी के खाते में भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा मोहित कि कुछ दिन पहले
अरविंद केजरीवाल जो है पूर्वांचलियों को लेकर एक बयान दे बैठे थे, जिसके बाद से उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये मैंने गलत कर दिया, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की, कह दिया कि किराएदारों को फ्री में बिजली पानी देंगे। तो क्या अब ये समझा जाए कि जो पूर्वांचलियों का वोट बैंक है उसको पूर्ण रूप से साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना है? चलिए इसमें थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको मैं बताता हूं कि पूर्वांचल का जो वोट है बहुत ही ज़्यादा हर पार्टी के लिए महत्व रखता है। एक समय में दिल्ली में मैं आपको बताऊं, ये सन 67-68 के आसपास की बात है, उस समय जाट बाहुल्य सीटें हुआ करती थी और बीजेपी की कई सारी सीटें मौजूदा अगर हम स्थिति की देखें तो आज की डेट में 70 में से लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य हैं, लेकिन एक समय में लगभग 20 से 23 जो सीटें हुआ करती थी वो जाट बाहुल्य सीटें कहलाती थी। लेकिन उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और जो पूर्वांचल और यूपी बिहार का वोट है उसकी अधिकता धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जो यहाँ माइग्रेटेड वोटर्स है, जो बाहर से आए, रोजी रोटी की जुगाड़ में यहाँ पर आए, रोजी रोटी तलाशते हुए दिल्ली में बसे, उसके बाद फिर यहीं के हो गए रह गए, ऐसे पूर्वांचल के वोट बैंक पर हर पार्टी का अब उस पर नजर है। यही वजह है कि जब कांग्रेस ने शीला दीक्षित को पहली मर्तबा सीएम फेज घोषित किया तो उस समय ये कांग्रेस पार्टी को भी पता था कि एक तो हिंदुत्व का चेहरा, दूसरा ब्राह्मण वो चेहरा है और तीसरा कहीं ना कहीं उनकी जो ससुराल है वो यूपी में ही है। तो यही वजह है कि धीरे धीरे शीला दीक्षित के नाम से जो पूर्वांचल के राजनीति को समेटने और संवारने की कोशिश शुरू हुई, वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू हुई, वो कवायद धीरे धीरे फिर सारी पार्टियों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि मनोज तिवारी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त बीजेपी भी इसी उम्मीद के साथ मनोज तिवारी को आगे लेकर आई थी कि बीजेपी मनोज तिवारी को आगे करेगी तो पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, नामचीन चेहरा है, उससे कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा मिला नहीं। ठीक इसी तरीके से हमने देखा उसके बाद तमाम बीजेपी एक एक करके, चाहे वो हम देखते हैं राजनीति में, भले ही दिल्ली में ना सही, लेकिन हमने देखा कि निरहुआ हो गए, दूसरे ऐसे लोग हो गए, स्टार हो गए जिनको बीजेपी अपने साथ एक एक करके लेते आई। लेकिन दिल्ली में मनोज तिवारी की एंट्री हुई इसी उम्मीद के साथ। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, दिल्ली में आपको याद होगा पूर्वांचल मोर्चा भी है बीजेपी का, लगातार पिछले कई दिनों से सक्रिय है, लेकिन बीजेपी पूर्वांचल के वोट बैंक में ज्यादा सेध लगा नहीं पा रही है। अब आप अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र कर रही हैं तो मैं आपको बताऊं कि साल 2019 में भी अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था राधा, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का साहब टिकट कटाते हैं, उसके बाद दिल्ली चले आते हैं, लाखों लाख रुपए का इलाज करा लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों का अपमान है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल, पूर्वांचलियों का अपमान तो उन्होंने किया है मोहित, लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो की ही जा रही है कि कुछ वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। पूर्वांचलियों पे क्या कुछ असर होगा, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे अहम बात हो जाती है वो एक और बात है, वो है महाकुंभ। महाकुंभ का असर पूरे देश पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, बिहार की कर लीजिए, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए। और फिर जिस तरीके से सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने यमुना के मुद्दे पर उनको ललकारा है, क्या लगता है इस बार एक बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी से छटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर? जी देखिए राधा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे कुंभ का जिक्र हो, चाहे वो किसी दूसरे धार्मिक आयोजनों की बात हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हमेशा से ये बताती, जताती, समझाती, दिखाती आई है कि वो हिंदू हार्टलैंड वाली पार्टी है और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है उसके लिए नंबर 1 पर है, प्राथमिकता पर है। यही वजह है कि जब कुंभ का जिक्र हो रहा है तो लगातार योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे हैं समय समय पर, और हम देख भी रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, हम देखें कि अब तक कुंभ में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु श्रद्धा की की लगा चुके हैं। यही वजह है कि आपने देखिए कल योगी आदित्यनाथ को भी सुना, उन्होंने यमुना के मुद्दे पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा, लताड़ा, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं साहब के साहब आपने तो कहा था कि 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी जिक्र कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि राधा, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा भी था कि दिल्ली वालों को 2025 से पहले यमुना में डुबकी लगवा देंगे। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, छठ के दौरान उन्होंने डुबकी लगाई भी, लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे। मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने यही जिक्र किया कि साहब आप तो लगवा नहीं पाए, हमने तो आस्था के महापर्व में इतने लोगों को डुबकी लगवा दी है। तो यही वजह है। अब मैं वही आप पूर्वांचल के वोट बैंक पर भी आता हूं, योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस पर भी आता हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हरियाणा में योगी आदित्यनाथ के 92% का स्ट्राइक रेट रहा है। तो वही मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में भी बीजेपी ने 7 सीटें जब जीती तो वहां पर भी 78% के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि झारखंड में बीजेपी ने 7 सीटें वहां पर जीत ली और
8 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। वहां पर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का कम हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में तो कमाल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने 92% के स्ट्राइक रेट के साथ 12 रैलियां की, 11 में बीजेपी वहां पर जीत गई। और वहीं से हम कह सकते हैं कि इस नारे का जन्म भी हो गया कि कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। यही वजह है कि अब फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। और आज की डेट में हम देखते हैं कि अगर हिंदुत्ववादी छवि के साथ कोई नेता है, और आप समझिए एक समय में वो जिक्र हुआ करता था कि अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर बीजेपी की 3 धरोहर, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास भी अब फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। असम से हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेताओं में कहलाते हैं। यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे वो मोहन यादव का जिक्र हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जिक्र हो, या फिर हम देखते हैं पुष्कर सिंह धामी का जिक्र हो, क्योंकि आप समझिए कि ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायर ब्रांड नेताओं की लिस्ट में आते हैं। और ये हिटर है, क्योंकि हम कहते हैं कि वो पार्टी अच्छा खेलती है जिसके पास हिटमैन होता है, एक सलामी बल्लेबाज होता है जो शुरुआत में आपको हिटिंग शॉट देता है, और ये हिटर की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल हिटर की श्रेणी में आते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने को मिलेगा भी मोहित। लेकिन अब अगर हम पूरे चुनाव की बात कर ले, दिल्ली विधानसभा चुनाव का, तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल गई है, जो कि शायद कभी हो ही नहीं सकता है। फिर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई मुद्दों पर बोला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है। फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए तो कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक हो गई है। तो क्या इस पूरे चुनाव को दो पार्टियों के बीच में दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो जो वोट बंटने की पूरी यहाँ पर हमें एक पूरा जाल दिख रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो 3 पार्टियों के बीच में ये वोट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो क्या इस चीज से बचने के लिए अब जो 3 पार्टियां हैं वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी प्ले कर रही हैं मोहित? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राधा, ये इलेक्शन के समय इस तरीके के बयानबाजी होना, बयान आना सामने बहुत लाजिम है, और बहुत ही आप समझिए ये चीज़ें होती ही होती हैं कि वो साहब उससे मिले हुए हैं, वो इसके साथ मिले हुए हैं, वो उसको बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। और आप एक बात समझिए, मुझे तो केजरीवाल का वो एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने बहुत साल पहले ये कहा था कि साहब सब मिले हुए जी। तो ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से सब मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए जो गठबंधन में चुनाव लड़ता है फिर वो गठबंधन में एक साथ होता है। दिल्ली के अंदर ही लोकसभा में हम देख चुके हैं कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गाड़ी जब वो विधानसभा में पहुंची, दिल्ली के इलेक्शन की बारी आई, तो दोनों अलग अलग हो गए। हमने देखा कि राहुल गांधी ने वीडियो बना के वो दिल्ली के नाले का हाल भी दिखाया था, तो केजरीवाल ने उनके खिलाफ खुल के हमला भी बोला। और आप समझिए कि केजरीवाल के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से आप समझिए कि एक FIR भी दर्ज कराई गई। तो आप समझिए ये कई सारी चीजें दिल्ली की राजनीति में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। बिल्कुल, और कई सारी चीजें बदली है मोहित, और यही देखना होगा कि ये जो बदलाव आया है इसका इस बार चुनाव पर क्या कुछ असर होता है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित। तो देखिए, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है, और यही देखना होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है उसका क्या कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।